सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आज के इस लेक्चर में आप और हम लोग दोनों आदमी पढ़ रहे होंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी के साथ, है ना। ठीक है, सबसे पहला आपका जो है आपके सामने जो आता है चीज, उसका नाम है रिसोर्सेज। सबसे पहले देखो, तुमको चैप्टर पढ़ना है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? तुमको यहाँ बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा। बस शांति से बैठोगे तो तुमको 1 या 1.5 घंटे में बेहतरीन तरीके से पूरी चीज डिलीवर करके एक नोट्स देकर सब तरीके से दे दिया जाएगा। फिर आपको 20 एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। इस लेक्चर के तुरंत बाद आपको 20 एमसीक्यू मिल जाएंगे, आप वो देख लीजिए। अगर आप एक दिन बाद देख रहे हैं तो एमसीक्यू डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। यहाँ से बात क्या है यहाँ पे कि तुम पढ़ रहे हो रिसोर्सेज और रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, अपना डेवलपमेंट है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं रिसोर्सेज क्या होता है। देखो, कोई भी चीज जो तुम्हारे जरूरतों को पूरा कर रहा है वो क्या है? रिसोर्सेस है। मैक्सिमम जो चीजें तुम अपने आसपास देख रहे हो वो तुम्हारे जरूरतों को हमेशा पूरा नहीं करता। कारण क्या है? अगर तुम्हारे जरूरतों को पूरा करना है तो वो तुम एक्सेस कर पाओ, तभी तो। अब तुमको तो तुम्हारा तो जरूरत है, ठंडा में अंडा खाने का मन है, लेकिन तुम गरीब इतना हो कि तुम अंडा खरीद नहीं सकते हो, तो तुम्हारे लिए क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है? नहीं है। अंडा मान लो अचानक से 50 रुपया एक देने लगे तो तुम नहीं खरीद सकते हो, तो क्या ये तुम्हारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल है? नहीं। अब होना चाहिए एक्सेसिबल। हो सकता है कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे एरिया में अंडा कोई बेच ही नहीं रहा हो, तो फिर वो तुम्हारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो रिसोर्सेस क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? रिसोर्सेस कोई भी, सब चीज तुम्हारे लिए रिसोर्सेस हो सकता है। इस एनवायरमेंट में जो भी चीज मिल रहा है वो तुम्हारे लिए रिसोर्स हो सकता है, जब तक कि वो सेटिस्फाई करता है 3 चीजें। क्या क्या सेटिस्फाई करना चाहिए सर? सेटिस्फाई करना चाहिए उसको, सबसे पहला, टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल हो, मतलब तुम्हारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिससे तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। बात समझ में आया? दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब इतना तुम्हारे पास पैसा हो जिससे तुम्हारे लिए वो तुमको उसको खरीदने में तुमको ज्यादा पैसा नहीं लग रहा हो। ऐसा भी तो है, मान लो तुमको यहाँ पे सोना मिल रहा है, तो वो सोना निकालने के लिए तुमको मान लो खर्चा करना पड़ता है 100 रुपया, है ना। खर्चा करना पड़ता है कितना रुपया? 100 रुपया। अरे गलती से 150 लिखा, चलो 150 रुपया। स्मार्ट राइट ऑन है क्या? स्मार्ट रेट ऑन नहीं करना था। हाँ ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, ध्यान से सुनना। हाँ, हम क्या बोल रहे थे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि एक यहाँ पे मान लो सोना मिलता है, ये एक जगह है जहां पे तुमको सोना मिलता है, ठीक है। अब ये जो सोना वाला जगह है, तुमको सोना तो मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन सोना निकालने का दाम कितना लगता है यहाँ से? ओहो, सोना निकालने का दाम कितना लगता है तुमको? करेक्ट है, अच्छा चलो। तो सोना निकालने का दाम लगता है तुमको 100 रुपया। कितना लगता है? 100 रुपया। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम 100 रुपया में निकाल लिए, निकालने का तो। अब इसको जब तुम बेचने जा रहे हो मार्केट में तो तुमको मिलता है इसका 50 रुपया। क्या तुम ये सोना निकालना पसंद करोगे? क्या इस टाइप का आप सोना निकालना पसंद करेंगे जिसका खरीदने का दाम ज्यादा है और बेचने का दाम, मतलब निकालने का दाम ज्यादा है और बेचने का दाम कम है? देखो, तुम तो घाटे में जा रहे हो ना, तो ये बिजनेस तुम्हारे लिए फिजिबल नहीं है, इकोनॉमिकली ये फिजिबल नहीं है। तीसरा बात, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। ऐसी चीजें जो आपके कल्चर में एक्सेप्ट होता है। देखो, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो एक चीजों को खा सकते हैं लेकिन दूसरे धर्म में वो चीजें नहीं खाई जाती हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस है जो पहले धर्म में यूज किया जा रहा है, दूसरे धर्म में वो यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में तुम बात करोगे, बीफ नहीं चलता है। अगर तुम दूसरे धर्म में देखोगे तो उधर बीफ भी खा सकते हैं लोग। क्रिश्चियनिटी में देखोगे तो पॉर्क बीफ सब खाते हैं। उधर दूसरे धर्म में देखोगे, जैसे मुस्लिम धर्म में देखोगे तो वो पॉर्क नहीं खा सकते हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का हम यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब हमारा कल्चर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो 3 चीज अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे लिए वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास वो चीज जो भी है वो तुम्हारे लिए रिसोर्स है, वरना नहीं है। क्या तुमको ये बात समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का क्या मतलब होता है ना, इकोनॉमिकली फिजिबल का क्या मतलब होता है और कल्चरली एक्सेप्टेबल का क्या मतलब होता है? ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है दिक्कत कि जो भी, मान लो कि ह्यूमन बीइंग जो है ये क्या करता है, ह्यूमन बीइंग जो है ये अलग अलग चीजों से इंटरेक्ट करता है और रिसोर्सेज को डेवलप करवाता है। देखो कैसे, मान लो ह्यूमन बीइंग क्या करा, इंटरेक्ट करा टेक्नोलॉजी से, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज किया, उससे इंटरेक्ट करता है नेचर से और उसके लिए एक बनाता है इंस्टीट्यूशन। तो जो इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं वो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन होगा। देखो, तुमको रिसोर्सेज निकालने हैं, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कराना है, तो करने का तरीका क्या है? तुमको पहले ह्यूमन जो है उनको इंस्टीट्यूशन बनाना होगा। क्या? एक लॉ बनाना होगा, नियम बनाना होगा, उसी तरीके से वो लोग चलेंगे तब जाके वो काम करेंगे, ठीक है। तो एक ये लोग इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, कोई कंपनी बना ली है, ठीक। ये कंपनी जो है क्या करेगा? टेक्नोलॉजी यूज करेगा। क्या करेगा?
टेक्नोलॉजी यूज करेगा। तो ह्यूमन क्या बनाया? इंस्टीट्यूशन, फिर क्या किया यूज? टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी का यूज किया किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। फिर इन्वायरमेंट से क्या किया? रिसोर्सेस निकाले, जैसे सोना निकाल लिए, चांदी निकाल लिए, हीरा निकाल लिए, मोती, जो निकालना है निकालो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को क्या करना होता है? इंस्टीट्यूशन बनाना होता है, फिर इंटरेक्ट करना होता है टेक्नोलॉजी के थ्रू नेचर से, तब जाके आप कहीं ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं रिसोर्सेस का। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है रिसोर्सेस का, है ना, थिंग्स अवेलेबल, ये अलग अलग है, एक में लिखा गया गलती से। तो जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए करना क्या पड़ता है? जो ह्यूमन बीइंग है उनको इंटरेक्ट करना पड़ता है, मतलब ये तीनों चीजों को इंटरेक्ट करना पड़ता है। कैसे? ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है इंस्टीट्यूशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी का यूज करके, किससे? नेचर से, तब जाके क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेस बोल सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब क्या आ जाता है तुम्हारा कि रिसोर्सेज जो होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में तुम बांट सकते हो, अलग अलग बेसिस पे। जैसे कि मान लो अगर तुम बेसिस लेते हो ओरिजिन की, कहां से वो बना है, ठीक है, तो ओरिजिन लोगे तो क्या हो सकता है? बायोटिक हो सकता है कि जीवित जंतुओं से बना हो, जो भी रिसोर्सेज है जीवित जंतुओं से बना हो, या एबायोटिक हो सकता है कि वो एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग से बना हो। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, उसके बाद से एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं क्या हो सकता है। एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे हो सकता है रिन्यूएबल, मतलब वो रिन्यू किया जा सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब है? कि वो रिन्यू नहीं होगा, एक बार अगर खत्म हो गया तो खत्म हो गया, रिन्यू नहीं होगा। रिन्यूएबल में तुमको मालूम है पानी, हवा वगैरह जो होता है रिन्यूएबल होता है, जबकि नॉन रिन्यूएबल में ऐसी चीजें होती हैं जो रिन्यू नहीं हो सकती, जैसे फॉसिल फ्यूल वगैरह, पेट्रोलियम हो गया, कोयल हो गया, ये सब चीजें। समझ में आ रहा है बात? फिर ऑनरशिप के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल का भी हो सकता है, इंडिविजुअल का हो सकता है, ठीक है। ऑनरशिप के बेसिस पे क्या हो सकता है? इंडिविजुअल का हो सकता है, कम्युनिटी का हो सकता है, नेशनल हो सकता है, या इंटरनेशनल हो सकता है। मतलब क्या है? 4 होता है। ऑनरशिप के बेसिस पे हो सकता है कि जो भी रिसोर्सेस है वो किसी एक इंसान का हो। जब एक इंसान का होगा तो क्या हो गया? इंडिविजुअल रिसोर्स, एक इंसान का वो रिसोर्स है। हो सकता है कम्युनिटी का रिसोर्स हो, किसी कंपनी का हो या किसी ग्रुप का हो रिसोर्सेस। ऐसा भी तो होता है कि ये पूरा एरिया जो है किसी ग्रुप का है, या यहाँ से जो सोना निकलेगा कोई ग्रुप खरीद के रखा हुआ है। बात समझ रहे हो? या नेशनल हो सकता है, नेशनल भी होते हैं रिसोर्सेस, और कई ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो इंटरनेशनल रिसोर्सेस होते हैं, मतलब उसका सभी को यूज कर सकता है। स्टेटस के बेसिस पे तुमको ऐसे याद रखो कि स्टेटस के बेसिस पे 3 है। पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या मतलब है? कि ये यूज नहीं हो रहा है लेकिन कभी भी यूज किया जा सकता है, मतलब आने वाले फ्यूचर में अगर बढ़िया टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप किया गया तो इसको यूज किया जा सकता है। दूसरा डेवलप्ड स्टॉक, तीसरा रिजर्व। तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस ये रट के रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब सुनो, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का चार्ट है, जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी अलग नहीं पढ़ाया जा रहा। आप एनसीईआरटी लेके साथ में बैठ भी सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस होते हैं कुछ तो, और कुछ होता है नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस का क्या मतलब है? जैसे कि ह्यूमन क्या क्या बनाए हैं रिसोर्सेस के तौर पे? बिल्डिंग वगैरह जो देख रहे हो, इंस्टीट्यूशन वगैरह, तुम कोचिंग, या कोचिंग क्या है? एक रिसोर्स है जहां से तुमको नॉलेज मिल रहा है, तो एक तरीके का रिसोर्स हुआ ना। स्कूल क्या है? तुम्हारे पास एक रिसोर्स है। तो वही हम बोल रहे हैं कि कुछ रिसोर्सेस ह्यूमन बनाए हैं, जैसे स्ट्रक्चर वगैरह जो तुम देख रहे हो, बिल्डिंग हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं। और क्वालिटी और क्वांटिटी वगैरह भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेस होते हैं। जबकि नेचुरल रिसोर्सेस में आते हैं 2 टाइप के। नेचुरल रिसोर्सेस कितना टाइप का हो जाएगा? 2 टाइप का, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल फिर डिवाइड हो जाता है कंटिन्यूअस में, रिन्यूएबल होता है कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि वो लगातार फ्लो होता रहेगा, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया। बायोलॉजिकल भी हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइप का, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, तुमको ये रटना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? और नॉन रिन्यूएबल फिर 2 टाइप का होता है। एक नॉन रिन्यूएबल में होता है रिसाइक्लेबल, मतलब कि उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, रिन्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन रिसाइकिल तो किया जा सकता है, जैसे कि मेटल वगैरह होते हैं। और नॉन रिसाइक्लेबल मतलब कि ना उसको रिसाइकिल भी, नॉन रिन्यूएबल तो है ही, रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता है, जैसे फॉसिल फ्यूल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम, कोयल वगैरह जैसे बोले थे, वो सब हो गया। नॉन रिन्यूएबल भी है, नॉन रिसाइक्लेबल भी है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़े। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस पढ़ना शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस में क्या है, ध्यान से देखना। अच्छा, इतना देख के डर मत जाना, हम धीरे धीरे सब एक्सप्लेन कर देंगे, टेंशन का बात नहीं है। ध्यान से सुनो पहले। रिसोर्सेज जो होते हैं ह्यूमन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो इंसान को जिंदा रखता है। बात समझ में आ रहा है? क्या है? रिसोर्सेज जो है ह्यूमन के लिए एक वाइटल सोर्स है। क्या है? वाइटल सोर्स है, मतलब कि तुम्हारे जीने के लिए, एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक लेवल होगा, ठीक है। उस लेवल का लाइफ तुम मेंटेन करना चाहते हो कम से कम, मतलब होता है ना, एक बेसिक नीड होता है हर इंसान का, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, और एजुकेशन।
समझ में आ रहा? तो वो चीजें तो तुमको मेंटेन करना है, अगर अच्छी लाइफ मेंटेन करना है, बराबर मतलब अच्छा नहीं, मतलब नॉर्मल लाइफ भी मेंटेन करना है, तो तुमको कुछ चीजें तो चाहिए ही चाहिए होती है। और वो क्या है, रिसोर्सेस उसको मेंटेन करने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। तुमको खाना चाहिए, फूड रिसोर्सेस, है ना, कपड़ा चाहिए, है ना, उसके अलावा तुमको घर वगैरह रहने के लिए अच्छा चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो एक बेसिक लाइफ जीने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेस इंसान को चाहिए ही होता है। तो चाहे कोई भी हो, इंसानों का रिसोर्सेस जो है सबसे जरूरी चीज है जीवन जीने के लिए। समझ में आ रहा है? तो अब हम पहले से मानते आ रहे हैं, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो मानते थे कि रिसोर्सेस जो भी हैं ये फ्री गिफ्ट है। क्या है? फ्री गिफ्ट है नेचर के। बात समझ में आ रहा है? और यही तो गलत सोच था कि फ्री गिफ्ट है। और हुआ क्या इसके वजह से? इसके वजह से ह्यूमन बीइंग जो थे इनडिस्क्रिमिनेटली लगातार यूज करना शुरू कर दिया। किसका? रिसोर्सेज का। अब ये जो रिसोर्सेज लगातार यूज हो रहा है, बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का जैसे यूज किया जा रहा है, ये करता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे चल के। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स करता है? सबसे पहला सुनो, डिप्लेशन हो जाता है। रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत तेजी से यूज होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब जो रिसोर्सेज तेजी से यूज हो रहे हैं उसकी वजह से डिप्लेशन हो जाता है। अब डिप्लेशन होगा, कितना आदमी डिप्लेशन किया होगा? सब आदमी नहीं। सुनो, रिसोर्सेज का जो डिप्लेशन हो रहा है ना, देश में भी तुम देखोगे, आज भी इसी देश में तुम देखो, इंडिया में भी, तो जो रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है, कारण है उसका दो चार लोग। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो बहुत बड़ा आदमी है, वही क्या करेगा, एक जगह को खरीद लेगा, फिर वहां के सारे जंगल को कटवा देगा। क्या बर्बाद पूरा देश कर रहा है? नहीं। जो छोटे मोटे लोग हैं वो तो नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, जायंट लोग हैं, दो चार ही हैं, लेकिन वो पूरे देश को बर्बाद करने पे तुले होते हैं ज्यादातर रिसोर्सेज। तो हम बोल रहे हैं रिसोर्सेज डिप्लीट किया जाता है। क्यों? सिर्फ कुछ लोगों के लालच की वजह से। वो कुछ लोग कौन होंगे? जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, जो बिजनेसमैन होगा, उसका लालच की वजह से ये बर्बाद किया जा रहा होगा। दूसरा बात क्या है, ये सारे के सारे जो रिसोर्सेस हैं सिर्फ कुछ हाथों में दे दिए गए थे। अब कुछ हाथ कौन सा होगा? वही बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह होंगे। तो कुछ हाथों में दे दिया गया था। और वो लोग क्या किए थे कि सोसाइटी को दो सेगमेंट में बांट देते। तुम बताओ, अमीर लोग क्या कर लेंगे? सारे रिसोर्सेस को अपने कब्जे में कर लेंगे क्या? और गरीब लोग के कब्जे में कोई रिसोर्सेस नहीं है। तो जब अमीर लोग के कब्जे में सारे रिसोर्सेस हैं, तो अमीर लोग रिसोर्सेस को बेच के और अमीर बन रहे होंगे। तुम बताओ, अगर मेरे पास आयरन का या गोल्ड का, मान लो गोल्ड का एक माइन है जो हम सरकार से खरीद लेते हैं, ठीक है। अब उसमें कितना गोल्ड निकलेगा उसका सिर्फ अंदाजा ही है, किसी को ये नहीं एग्जैक्ट पता नहीं है कितना गोल्ड निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? अब हम क्या किए, ये जो गोल्ड निकलने वाला है उसमें से हम गोल्ड निकाल के बेचना शुरू किए। लेकिन एक चीज बताओ, क्या गरीब आदमी गोल्ड का माइन खरीद सकता है? असंभव है। गोल्ड माइन खरीदना एक गरीब आदमी के लिए, अरे गोल्ड माइन क्या, कोयला का माइन नहीं खरीद सकते हो तुम। बात समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हो रहा है, जो अमीर सेक्शन के लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, कुछ हाथों में चली जाती है, तो कुछ हाथ जो अमीर थे वो और अमीर हो जाएंगे, और जो गरीब हैं वो और गरीब हो जाएंगे। दोनों के बीच में सोसाइटी में दो सेगमेंट बन जाएगा, एक खूब गरीब होगा, एक खूब अमीर होगा। बात समझ रहे हो? तो होता क्या है, रिजल्ट क्या होता है, कुछ हाथों में चला जाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है दो सेगमेंट में बढ़ जाता है। पहला जो सेगमेंट है वो तुम बोल सकते हो कि अमीर होगा, दूसरा सेगमेंट क्या होगा, गरीब होगा। जिसके पास रिसोर्सेस है वो अमीर है, जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है वो गरीब है। जिसके पास पैसा है वो अमीर, जिसके पास नहीं है वो गरीब। बात समझ रहे हो? अब ये जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था लगातार, इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी झेलने पड़ते हैं। जैसे कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है। क्या होता है? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है। जैसे ग्लोबल लेवल पे भी कुछ क्राइसिस होते हैं, इकोलॉजिकल लेवल पे भी कुछ क्राइसिस होते हैं। जैसे कि क्या होता है, तुम देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरे दुनिया में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाता है। बात समझे? ग्लोबल वार्मिंग बोल देंगे उसको। ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाता है। ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फैलता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। ये चारों कारण हैं जो कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस के एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रहा है? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस के ये एग्जाम्पल हो गए। बात समझ में आया? अब ध्यान से सुनना। तो अब हमारे पास एक ट्रेंड क्या हो चुका है कि रिसोर्सेस बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। ये जो ट्रेंड चल रहा है रिसोर्सेस को डिप्लीट करने का, इसी स्पीड से अगर रिसोर्सेस डिप्लीट होते रहें तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा जो प्लैनेट है वो खतरे में हो जाए। यहां तक कि हम भी खतरे में हो सकते, प्लैनेट खतरे में तो हम भी खतरे में हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब हमको सोचना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है सर? जितना जरूरी है आपको रिसोर्सेस का, उतना ही रिसोर्सेस आप यूज करेंगे, बाकी जो रिसोर्सेस बच जाते हैं वो छोड़ेंगे। कारण क्या है? ताकि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी तो रिसोर्सेस मिलने चाहिए। आज तुम पानी तुमको मिल गया फ्री में, खूब पिए जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, पिए जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे को या तुम्हारे नाती को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं
किसी और भी जानवर के साथ, जैसे कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस तो ठीक है लेकिन बाकी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तुम्हारे साथ, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इसको बोलते हैं। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस मतलब जैसे तुम हो, बाकी लोगों को भी जीने का उतना ही हक है। जैसे कि मान लो कि हम जैसे हैं, अब हम क्या करना शुरू कर देंगे, बाघ को मारना शुरू कर दिए है ना, दूसरे जानवरों को मारना शुरू कर दिए। आज ये हालत हो गया है कि बहुत सारे जगह पे वो बहुत सारे जानवर दिखते ही, मतलब बहुत सारे जानवर दिखते ही नहीं है। कारण क्या है, हम बहुत ज्यादा उनका मतलब उनको मारे हैं या यूज किए हैं, बहुत ज्यादा हो सकता है ना। तो बहुत सारे तुमको एग्जाम्पल वगैरह भी दिखा होगा है ना, कि मॉरिशियस का वो, मॉरिशियस में एक डोडो नाम का पक्षी होता था, वो गायब हो गया। कारण क्या था गायब होने का, उसको लोग अब उड़ नहीं पाती थी, उसका मीट लोगों को अच्छा लगता था, बस लोग पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर दिए और इतना पकड़ के खाए तो उसका पूरा खानदान खत्म कर दिए। बात समझ रहे हैं। उसी तरीके से बाघ को शौक के लिए मारते थे, आज बाघ को इतना मार दिया गया कि बाघ का पूरा स्पीसीज ही खत्म होने वाला है, इंडेंजर स्पीसीज हो गया वो। तो समझ रहे हो बात। तो ये है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का मतलब कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो तो बाकी लोगों को एग्जिस्ट करने दो, मतलब को एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है सर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इसका एक छोटा सा पार्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इसका एक छोटा सा पार्ट है। बात समझ में आ रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का एक छोटा सा कंपोनेंट है। बात समझ में आया? ठीक है, चलो देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते हैं क्या है, सुनो। अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि इस टाइप का डेवलपमेंट होना चाहिए, इस टाइप का डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें कि फ्यूचर जनरेशन को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। मतलब एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए अगर तुम डेवलपमेंट करते हो, एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए तुम डेवलपमेंट करते हो, तो उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात समझ में आ रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, उसके अलावा क्या होना चाहिए? अभी जो तुम चीजें यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं हो कि वो तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन आए तो ये जो चीजें अभी तुम यूज कर रहे हो गायब ही हो जाए। जैसे तुम्हारे पास पानी है, उनके पास वही ना। जैसे तुम्हारे पास शेर बाघ है देखने को, उनके पास वही ना। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हैं, जो भी तुम रिसोर्सेस यूज कर रहे हो आज, वो रिसोर्सेस इस तरीके से यूज करो कि तुम्हारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी मिल जाए। बात समझ में आया? यहां से यहां तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन होता है। अगर कभी एग्जाम में पूछता है तो यहां से लेकर यहां तक क्या कर दोगे? छाप दोगे। बात समझ में आ रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहली बार स्टेप लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं, रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट रखते हैं। कब रखते हैं सर? 1992 में। याद रखोगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, जून 1992 में लगभग 100 से भी ज्यादा हेड्स जो थे अलग अलग देशों के, वो मिलते हैं कहां पे? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहां है सर? ब्राजील में है। कहां है? ब्राजील में। अब ब्राजील में ये पहली बार मिलते हैं। ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। ये क्या था? पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इससे पहले कोई अर्थ समिट नहीं हुआ था। यहां पे ये लोग इसलिए मिलते हैं कि जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं अगल बगल, इसको देख के ये डर जाते हैं, तो आते हैं मिलने के लिए। किसके लिए? फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। याद रखोगे किस लिए वो मिले थे? क्योंकि उनको चिंता था कि जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, और रोकने के लिए वो क्या करते हैं, बाकी 100 हेड्स ऑफ द कंट्री मिलते हैं। कहां पे? ब्राजील, जो कि रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है। रियो डी जेनेरियो में मिलते हैं, जो कि ब्राजील में 1992 में मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो भी ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे थे उसके लिए ये लोग मिले थे। बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा था। जो भी ग्लोबल डाइवर्सिटी, देखो क्या होगा, जैसे चेंजेस होंगे ना, तो चेंजेस होंगे तो कुछ स्पीसीज उसको सह लेंगे जो बच जाएंगे। बाकी जो नहीं सहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, उनका लॉस हो जाएगा, मतलब वो गायब हो जाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा था है ना ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, उसके लिए वो मिलते हैं। यहीं पे इनका दिमाग घूमता है और ये लोग बोलते हैं क्यों ना हम लोग एजेंडा 21 पे साइन करें। अब एजेंडा 21 क्या है? ये एक एजेंडा है एजेंडा 21, जिसमें ये लोग बोलते हैं कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लेंगे। कब तक? 21st सेंचुरी तक। अब तुम ऐसे सोचो कि ये लोग मिला है 1992 में, 8 साल बाद क्या हो जाएगा? 8 साल बाद 2000, और 2000 मतलब कितना होता है? 21st सेंचुरी हो जाता है। बात समझ रहे हो? 21st सेंचुरी हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि इनको 21st सेंचुरी मतलब 8 साल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये लोग अचीव कर लेते हैं। इसी बात पे सब लोग सहमत होते हैं, और जो 100 लोग हैं यहाँ पे गए हुए, 100 हेड्स ऑफ द कंट्री, मतलब हर अलग अलग देश के जो हेड्स गए हुए हैं वहां पे, वो क्या करते हैं? एजेंडा 21 साइन कर लेते हैं। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 में ये देखो, एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन था जिसपे साइन कर रहे थे पूरे दुनिया के जो लोग, मतलब वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स थे 100, वो गए थे यहाँ पे। ये साइन करते हैं 1992 में। कब साइन किए थे? अच्छा, एक और बात बोलते हैं, कहां पे साइन किए थे? जगह का क्या नाम है? तो यूनिसेड नाम है। क्या नाम है? अनसेड UNCED है। समझ में आ रहा है?
पूरा फुल फॉर्म याद रखोगे इसका क्या होता है अनसेट का, हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछा जाए। तो होता क्या है, द यूनाइटेड, क्या नाम है उसका, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पूरा इसका फुल फॉर्म है। ये रट के रखोगे, बात समझ में आ रहा है, इतना याद रखते तो काम बन जाएगा। ये कहां था बाबू, रियो डी जेनेरियो में। कहां था, रियो डी जेनेरियो में। कहां है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में है। कहां पे है, ब्राजील में। बस इतना अगर तुम याद रखते हो तो काम बन जाएगा कि एजेंडा 21 फॉर साइन होता है, अनसेड में साइन होता है, 100 ऑफ द कंट्री साइन करते हैं, रियो डी जेनेरियो में साइन हुआ था और ब्राजील में है। इसमें क्या था, एजेंडा क्या था, एजेंडा इनका ये था कि ये चाहते थे 21st सेंचुरी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लेना। बात समझ में आ रहा है यहां तक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कब तक अचीव करना चाहते हैं, 21st सेंचुरी तक, ठीक है। रिसोर्सेज प्लानिंग पे बात करते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है, देखो इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री मतलब इंडिया के पास रिसोर्सेज सारे हैं, ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं है जो इंडिया के पास नहीं है। तो रिसोर्सेज तो यहाँ पे सारे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं इनके पास ये डिस्ट्रीब्यूटेड ज्यादा है, मतलब अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे समझो तुम। और आगे चल के थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बात करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब का बात करते हैं। तो ये सब जो स्टेट है यहाँ पे मिनरल और कोयल ज्यादा मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, मिनरल और कोयल ज्यादा मिलता है। वहीं पे तुम अरुणाचल प्रदेश का बात करोगे तो वहां पे तुमको बढ़िया से वाटर रिसोर्सेज मिल जाएगा, और लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है ही नहीं। वहीं पे बात करते हैं राजस्थान का। राजस्थान में देखोगे तो सोलर पावर खूब मिलेगा। अरे खूब गर्मी रहता है क्या, तो सोलर पावर तो खूब है, लेकिन विंड एनर्जी भी खूब है, लेकिन वाटर रिसोर्सेस है ही नहीं। राजस्थान में वाटर रिसोर्सेस कम है। अरे है ही नहीं, कम है, बात समझ रहे हो। फिर आ जाता है लद्दाख। लद्दाख में देखोगे कल्चरल हेरिटेज उनका बहुत बेहतरीन है, कल्चर उनका बहुत अच्छा है, लेकिन वही देखो ना पानी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वाइटल मिनरल्स वगैरह है। बात समझ रहे हो। तो कहने का क्या मतलब है मेरे, कि इंडिया का जो अलग अलग स्टेट है उसके पास, किसी के पास कोई रिसोर्सेस है तो दूसरा नहीं है, पहला है तो दूसरा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम रिसोर्सेस प्लानिंग करें और जो भी रिसोर्सेस जहां पे ज्यादा है वहां से लेके दूसरे लोगों को देने का कोशिश करें, तो हो सकता है कि सबको बराबर रिसोर्सेस मिल जाए और हर जरूरी रिसोर्सेस मिल जाए, तो सबका लाइफ अच्छा हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या। पानी मेरे यहाँ ज्यादा है, तुम्हारे यहाँ कम है, तो मेरे यहाँ से तुम पानी ले लो। वहीं पे तुम्हारे यहाँ खाना ज्यादा है, मेरे पास खाना कम है, तो तुम खाना दे दो, फायदा में हम बढ़ेंगे। खैर बात समझ रहे हो। तो ये बात है कि रिसोर्सेज कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में रिसोर्सेज का, तो उसको हम लोग रिसोर्सेज प्लानिंग से सुधार सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग का जरूरत क्या है। अरे नहीं समझे, रिसोर्सेज प्लानिंग वही तो बता रहे जरूरत क्या है। देखो सबसे पहले हमको रीजनल डिसएपेरिटीज समझना होगा। रीजनल डिसएपेरिटीज का मतलब है कि सुनो, एक जगह पे कहीं रिसोर्सेज ज्यादा है तो दूसरी जगह कम है, ये दिक्कत है। उसके बाद से अब हमको उसको जुडिशियली यूज करना होगा। जुडिशियली मतलब उसको जस्टिस देना होगा। जस्टिस मतलब क्या हुआ, उसको अपने हिसाब से यूज करना होगा, यानी कि बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं या कम यूज कर रहे हैं, तो एक तरीके से उसको यूज करना चाहिए, ठीक। तभी अब जब तुम रिसोर्सेज प्लानिंग करोगे तभी तरीके से यूज कर सकते हो, नहीं तो उड़ाने लगोगे फिर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो उसको बोल देंगे एक्सप्लॉइटेशन, तो तुम एक्सप्लॉइट कर दिए उसको। बात समझ में आया। फिर उसके बाद से हमको प्लान करना चाहिए अलग अलग लेवल पे, जैसे नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं, तो अलग अलग लेवल पे तुम रिसोर्सेज प्लानिंग करोगे, तब जाकर रिसोर्सेज जो होंगे तुम्हारे लिए सस्टेनेबल तरीके से तुम्हारे लिए यूज होंगी। बात समझ में आ रहा है। तो सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज को यूज करने के लिए रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बटी हुई हैं। दूसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को बराबर करना है तो बराबर कर भी जा सकता है, लेकिन जुडिशियस यूज भी नहीं होगा। जुडिशियस यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, मतलब ऐसा करना पड़ेगा उसको जस्टिस मिले रिसोर्सेज को, है ना। तो उस तरीके से अगर यूज करना है तो तुमको क्या करना होगा, रिसोर्सेज को प्लान करके यूज करना होगा ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। बात समझ में आया। तीसरा क्या बताए थे, तीसरा बताए थे कि प्लान तुम्हारा अलग अलग लेवल पे होना चाहिए, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे। हर लेवल पे तुमको प्लान करना पड़ेगा कि इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना है। बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ध्यान से देखना। आगे है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में कैसे रिसोर्सेज प्लानिंग होता है, सुनो। इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग करने के 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन सा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। क्या कहा जाता है, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, कहां रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। तो इसको तरीका क्या है, सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा कि कहां कहां रिसोर्सेज मिलता है। सर्वे मतलब कि तुमको पता करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज कहां कहां मिलता है।
अब जब तुमको पता है कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मिलता है, तो तुमको मैपिंग करना होगा किस किस जगह पर मिल रहा है, और मैपिंग करने के बाद से तुमको एस्टिमेट करना होगा क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, मतलब कि उसका क्वांटिटी और क्वालिटी किस मात्रा में है और किस क्वालिटी का है तुमको चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्वांटिटी और क्वालिटी का भी एस्टिमेशन तुमको लगाना पड़ेगा। उसके बाद से क्या आ जाता है, रिसोर्सेज प्लानिंग जो है उसका प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो प्लानिंग स्ट्रक्चर के लिए तुमको क्या चाहिए, सबसे पहले तुम जहां काम करने जा रहे हो वहां पे तुमको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या चाहिए, रिसोर्सेज को निकालने के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। और टेक्नोलॉजी जब तुम ले लोगे तो टेक्नोलॉजी को चलाने वाले भी तो स्किल्ड लोग चाहिए, तो स्किल्ड लोगों को फिर जरूरत पड़ेगा, फिर किसका जरूरत पड़ेगा, स्किल्ड लोगों का। और ये जब तो लोग मिलेंगे तो एक इंस्टीट्यूशन बनेगा, एक कंपनी बनेगा, समझ रहे हो? हाँ, तो उस कंपनी को क्या बोल देंगे, इंस्टीट्यूशन बोल देंगे। उस कंपनी को क्या बोल देंगे, इंस्टीट्यूशन बोल देंगे। तो हो क्या रहा है, टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन का मिला के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। क्या पहला स्टेप था, पहले क्या करते हैं, इन्वेंट्री को सर्वे कर, इन्वेंट्री का पता करते हैं, इन्वेंट्री का पता करेंगे, मैपिंग करेंगे, सर्वे करेंगे, क्वांटिटी क्वालिटी चेक करेंगे, पहला स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या बताए थे, सेकंड स्टेप में बताए थे कि तुमको इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, इंस्टीट्यूशन में लोगों को जो रखोगे स्किल्ड लोग होने चाहिए, और टेक्नोलॉजी तो तुमको चाहिए ही चाहिए निकालने के लिए। अब तुमको माइनिंग करना है तो जो भी उसमें चीजें चाहिए, जैसे कि हथौड़ी चाहिए, खुरपी चाहिए, तो वो सब क्या है, टेक्नोलॉजी जो भी इसमें यूज हो रहा है, चाहे क्रेन यूज हो रहा है, ट्रक यूज हो, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वहां पे उसको पता करने के लिए वो तुमको चाहिए ही चाहिए। अभी ध्यान से देखना, उसके बाद से मैच करना पड़ेगा आपको रिसोर्सेज को नेशनल प्लान्स के हिसाब से, जो भी नेशनल का प्लान्स है उसके हिसाब से आपको रिसोर्सेज को निकालना पड़ेगा, ताकि नेशनल प्लान से आप मैच कर पाए। समझ में आ रहा है? मतलब नेशनल जितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है उतना ही स्पीड में हमको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज सप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो नेशन का जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगा। नेशन का ग्रोथ क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। उसके 3 स्टेप्स होते हैं। आगे सुनो रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में और थोड़ा सा, इंडिया में ही देखा ना, लेकिन आगे थोड़ा और देखेंगे। सुनो, प्लानिंग जो होता है उसमें एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है क्या, स्किल होना जरूरी है क्या, और इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है क्या। बात समझ रहे हो? ऊपर वाला बात ही नीचे भी है। फिर रिसोर्सेज जो होते हैं ये पक्का अलाइन करना चाहिए किससे, नेशनल डेवलपमेंट से। वही तो बोले हैं कि नेशनल डेवलपमेंट से अलाइन करना चाहिए। तीसरा मैंने आगे, इंडिया जो है ये रिसोर्सेज प्लानिंग शुरू कर दिया था कब, जब देश आजाद हुआ था, ठीक उसके 5 साल बाद से ही हम लोग रिसोर्सेज प्लानिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो? कितना दिन पहले से इंडिया को पता है कि रिसोर्सेज प्लानिंग जरूरी है। बात समझ में आया? तो रिसोर्सेज प्लानिंग हम लोग पहला 5 साल में ही शुरू कर दिए थे, रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया में। उसके बाद से अगर मान लो कहीं पे रिसोर्सेज हैं तो इसका क्या मतलब है, अगर मान लो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, इसका मतलब क्या, तुम डेवलप कर जाओगे? ऐसा होता है? नहीं होता है। सिर्फ रिसोर्सेज होना आपको डेवलप नहीं कर सकता है, कारण रिसोर्सेज को खूब है, लेकिन निकालने के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है, कैसे निकालोगे? समझ में बात आ रहा है? तो रिसोर्सेज होना आपको डेवलप नहीं करा सकता है, रिसोर्सेज का होना, टेक्नोलॉजी का होना, उसको बढ़िया से निकालने का स्किल का होना, सब चीज जरूरी होता है। बात समझ में आ रहा है? सब चीज जरूरी होता है। तो सिर्फ रिसोर्सेज आपका डेवलपमेंट नहीं करा सकता है। कुछ ऐसे रीजन तुम देखोगे कि जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तभी भी इकोनॉमिकली वो क्या है, गरीब है। तुम अफ्रीका वगैरह को देख लो, अफ्रीका के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या वो बहुत डेवलप देश है, दुनिया का सबसे डेवलप देश वही है? नहीं, गरीब है। कारण क्या है, रिसोर्सेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी और स्किल भी मैटर करता है। बात समझ में आया? वहीं पे तुम कई ऐसे जगह देखोगे कि जहां पे रिसोर्सेज कम थे लेकिन डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। कोलोनाइजेशन का कहानी याद है तुमको? हमारे पास इंडिया में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा था, मतलब कि तुम बात समझो, इंडिया को बोला जाता था सोने का चिड़िया। अब जब सोने का चिड़िया बोला जा रहा है तो रिसोर्सेज कितना होगा तुम अंदाजा लगा लो। बात समझ में आ रहा है? तो कोलोनाइजेशन जो है वो एक्सप्लॉइट क्यों हुआ कोलोनाइजेशन के दौरान बाकी सारे देश? कारण क्या है, उन लोगों के पास रिसोर्स ज्यादा था और इनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा था। जो कॉलोनी बना रहे थे लोगों को, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया को क्या बन रहा है, अंग्रेज आया तो अंग्रेज जो है ये इंडिया पे अटैक कर दिया, तो इंडिया के पास रिसोर्सेज तो ज्यादा है, इसके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। इसके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। ये अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके इसके रिसोर्स का यूज कर लेगा, लेकिन ये तो खुद कर नहीं पा रहा है। समझ रहे हो? जो देश है कॉलोनी बना है वो अपने रिसोर्स का यूज नहीं कर पाया, क्यों? टेक्नोलॉजी नहीं है। और जो दूसरा देश है वो आया, इसी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, इसी को गुलाम बना कर रखा हुआ है और इसी के रिसोर्सेज से वो अमीर बन रहा है। तो ये कोलोनाइजेशन का कहानी है। बार बार इंडिया पर अटैक क्यों होता था? क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से इस पे अटैक होता था। डेवलपमेंट जो है रिसोर्सेज का वो डिपेंड करता है तीनों चीजों पे। कैसे कैसे, किन चीजों पे? देखो, टेक्नोलॉजी तुमको चाहिए ही चाहिए, रिसोर्स होना तो जरूरी है। उसके बाद से क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ह्यूमन क्वालिटी मतलब स्किल, तुम्हारे पास लोग जो हैं वो स्किल्ड होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए, स्किल्ड आदमी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए हिस्टोरिकल, और उसके बाद से क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तब जाके आप रिसोर्सेज को बढ़िया से यूज कर पा रहे होंगे। बात समझ में आया? अब बात करते हैं क्या कि
अगर आप रिसोर्सेस को इरेशनल तरीके से यूज करते हैं तो वो आपको हो सकता है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कर दे या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का कारण बने। बात समझ में आ रहा है? अगर रिसोर्सेस को इरेशनल तरीके से यूज करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको हो सकता है कि आगे चल के वो रिसोर्सेज खत्म हो जाए, और जो रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है। रिसोर्सेज जो हैं उनको कंजर्व करने का बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास उनको बचा के चलने का जरूरी है। बचाना क्यों है? अगर नहीं बचाओगे तो आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा, और रिसोर्सेज खत्म होने के बाद से क्या करोगे फिर? बात समझ में आ रहा है? तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि हमारे पास इतना रिसोर्स है कि सारे लोगों की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इतना हमारे पास रिसोर्सेज है कि सारे लोगों की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम कहोगे कि एक इंसान का लालच पूरा कर दीजिए तो ये असंभव है। बात समझ रहे हो? तो इतना इंसान तो बहुत लालची है ना, एक इंसान का भी लालच इंसान पूरा कर ही नहीं सकता है। बाकी तो जरूरत सबका पूरा किया जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, तो यहां तक हम समझ चुके हैं कि अगर रिसोर्सेज को तरीके से नहीं यूज किया जाएगा तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, एक्सप्लॉइट होंगे, एक्सप्लॉइट की वजह से खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो तरीके से यूज करोगे, जितना जरूरत है उतना यूज करोगे तो सबके लिए रिसोर्सेज काफी है, सबको मिल जाएगा रिसोर्सेज, सबका लाइफ अच्छा होगा। लेकिन अब लालच के लिए उसको बेचना शुरू कर दोगे और एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दोगे तो वो खत्म ही होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेस क्या होता है? लैंड रिसोर्सेस जो है वाइटल रिसोर्स है सबके लिए। कारण क्या है? लैंड बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? देखो, अगर ये सपोर्ट करता है वेजिटेशन को। वेजिटेशन का क्या मतलब है? जो भी पेड़ पौधे हैं उनको सपोर्ट करता है ये। उसके बाद से वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, मतलब हर चीज को लैंड सपोर्ट करता है। उसके अलावा जरूरी, ये हर जगह जरूरी भी है। क्या है? हर जगह जरूरी है। लेकिन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसा है सर? तो सुनो, ये रट के रखोगे, पूछता है, समझ में आया? ये पाई चार्ट बना के दे देगा, एनसीईआरटी में देखोगे तो ऐसा बना के रखा हुआ है। समझ रहे हो? ध्यान से, तो इसीलिए ध्यान से सुनना। प्लेन जी कितना है? प्लेन पूरा कितना है इंडिया में? 43%। माउंटेन कितना है? 30%। और प्लेटू कितना है? 27%। रट के रखोगे। कितना बोल रहे हैं? प्लेन 43%, माउंटेन 30% और प्लेटू 27%। बात समझ में आया? घटते कब कटता हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो जो प्लेन है उसी का तो यूज कर सकते हैं, प्लेन जो है उसी का यूज कर सकते हैं। वहीं पे माउंटेन वगैरह का तो यूज कर नहीं सकते हैं। माउंटेन वगैरह तो रिवर वगैरह के लिए ठीक है ना, वहां पे एग्रीकल्चरल यूज के लिए तो है नहीं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और प्लेटू जो होता है उसमें मिनरल्स वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, फोसिल फ्यूल पाए जाते हैं और फॉरेस्ट पाए जाते हैं। माउंटेन वगैरह जनरली तुम देखोगे टूरिज्म हो गया, इकोलॉजिकल बैलेंस हो गया, ये सब चीजों के लिए जरूरी है। माउंटेन भी जरूरी है ना। हालांकि प्लेन जो होता है वो ह्यूमन के ज्यादा जरूरी है, ह्यूमन के लिए, एग्रीकल्चरल यूज के लिए ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, ठीक है। तो ये रट के रखोगे तो ज्यादा तुमको फायदा देगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? लैंड यूटिलाइजेशन। इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है उसका बात करेंगे कि लैंड का, देखो मेनली तुमको 5 टाइप पढ़ना है किस तरीके से यूज होता है लैंड। ठीक है, पहला क्या है? फॉरेस्ट। पहला क्या है? फॉरेस्ट हो गया। दूसरा क्या है? लैंड कुछ होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते हैं कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन मतलब वहां पे खेती नहीं किया जा रहा है। तो एक तो हो गया बैरन लैंड, जो बंजर भूमि है, वहां कल्टीवेशन थोड़ी हो रहा होगा, खेती थोड़ी हो रहा होगा। और दूसरा वेस्ट लैंड, जो वहां पे खेती हो ही नहीं रहा। उसके बाद से कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज में है। नॉन एग्रीकल्चरल यूज में क्या होगा सर? जो अब मान लो नॉन एग्रीकल्चरल यूज में मतलब वहां पे खेती नहीं हो रहा है तो क्या होगा? वो तो बिल्डिंग बन गया वहां पे, मान लो बिल्डिंग बन गया तो क्या हो गया? नॉन एग्रीकल्चरल यूज में चल गया, रोड बन गया, फैक्ट्री बन गया। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये ऐसे लैंड आते हैं जो नॉन कल्ट, मतलब वहां पे कल्टीवेशन नहीं किया जाता। कल्टीवेशन मतलब खेती करना। खेती कहाँ नहीं कर पाओगे? या तो जमीन बंजर हो या छोड़ दिया गया हो, खेती नहीं हुआ हो उस पर, या तो उस पर बिल्डिंग बन गया हो, रोड बन गया हो, इस सब टाइप का। समझ में आ रहा है? उसके बाद से क्या है? ऐसे जमीन जहां पे कल्टीवेशन नहीं होता है, मतलब कि उसको और कुछ के लिए, मतलब और कुछ के लिए यूज किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? दिक्कत क्या है इसमें? इसमें हम लोग फैलो लैंड नहीं पढ़ेंगे, मतलब छोड़े हुए जमीन को नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? सुनो, पहला क्या है? परमानेंट पास्चर लैंड। कुछ ऐसे लैंड है जिनको पास्चर लैंड की तरह ही ट्रीट किया जाता है, मतलब वहां पे घास उगते हैं, जंगल उगते हैं, और ये जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग होते हैं वहां पे भेड़ बकरी अपना गाय वगैरह ले जाके चराते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो पास्चर लैंड या ग्रेजिंग लैंड भी उसको बोल सकते हो। फिर कुछ ऐसे लैंड होते हैं वहां पे अनचाहे प्लांट हो गया है, ट्री हो गया है, ऐसा जंगल टाइप उग गया है, वहां पे खेती हो ही नहीं रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो उस टाइप का भी तुमको मिल सकता है ना। उसके अलावा कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब क्या होगा? ऐसा जगह है जहां पे खेती तो किया जा सकता है लेकिन खेती किया नहीं गया है।
खेती किया ही नहीं गया है। खेती किया जा सकता है लेकिन खेती नहीं किया गया है। बात समझ में आया? ठीक है। फैलो लैंड, ये सारा तुमको रटना पड़ेगा बाबू, लेकिन ये पूछता है, सुनना। फैलो लैंड फिर दो टाइप का होता है, करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड का क्या मतलब होता है कि तुम जमीन जो है सिर्फ साल भर के अंदर छोड़े हो, मतलब कि इसी साल तुम छोड़े हो, इसी साल फिर खेती नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है? और अदर देन फैलो लैंड का क्या मतलब है? देखो, एक साल से कम में छोड़े हो तो करंट फैलो लैंड, और छोड़े हुए तुमको हो गया है एक साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम, तो 1 से 5 के बीच में अगर तुम्हारा चल रहा है एक आंकड़ा तो उसको बोलते हैं अदर फैलो लैंड। समझ में आया? करंट फैलो लैंड तुम 1 साल के अंदर छोड़े हो, अदर देन करंट फैलो लैंड तो वो 1 से 5 के बीच में छोड़े हो, और 5 से ज्यादा छोड़ दोगे तो तुम समझ रहे हो ना। अब आते हैं नेट सोन एरिया क्या होता है। सुनो, नेट सोन एरिया रट के रखोगे, बार बार पूछा जाता है तो ध्यान से। नेट सोन जो एरिया होता है ये होता है ऐसा लैंड जहां पे एग्रीकल्चर सिर्फ 1 साल में एक बार किया जाता है। समझ में आ रहा है? नेट सोन एरिया मतलब अगर मान लो ये एरिया है तुम्हारे पास, ये है एरिया खेत का, तो एक बार इसमें बो दोगे खेत तो ये तुम्हारा नेट सोन एरिया हो गया। मान लो ये 1 कट्ठा है, कितना है? 1 कट्ठा है। कट्ठा कैसे लिखते हो कि कट्ठा में के लिख देते, मान लो कि ये कट्ठा है, 1 कट्ठा है ये, तो ये तुम्हारा नेट सोन एरिया कितना हो गया? 1 कट्ठा हो गया। लेकिन ग्रॉस कितना हो जाएगा? तो सुनो ध्यान से, ये पूछता है तुमसे, बार बार पूछता है। सुनो, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो होता है नेट सोन एरिया प्लस में कितना बार तुम बोए हो साल भर में, तो क्या हुआ? नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन द ईयर। मतलब मान लो क्या है, ये क्या है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक बार बोओगे तो 1 कट्ठा होगा, साल में एक बार बोओगे तो 1 कट्ठा हो गया, तो नेट सोन एरिया कितना है? 1 कट्ठा। तो तुम 1 ही कट्ठा बो सकते हो, लेकिन साल में तुम क्या किए? 3 फसल लगा दिए। कितना लगा दिए? 3 फसल। तो 3 फसल का 3 कट्ठा हुआ, तो इसका मतलब साल भर में तुम कितना खेती किए? 3 कट्ठा का खेती किए हो। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया? 3 कट्ठा। लेकिन नेट कितना तुम्हारे पास? एक ही है कितना? 1, तो उसको बोल देंगे नेट। नेट मतलब असली वाला, और ग्रॉस मतलब साल में तुम कितना बार किए हो। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है नेट सोन एरिया प्लस साल में कितना बार खेती किए हो, वो होता है। बात समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है? चाहोगे तो ये भी लिख भी सकते हो, नहीं तो नोट तुमको टेलीग्राम पे मिल भी जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? लैंड यूज पैटर्न है। क्या है? लैंड यूज पैटर्न, मतलब इंडिया में लैंड कैसे यूज हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सुनो, पैटर्न लैंड मतलब लैंड पैटर्न कैसे इंडिया में यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं। सुनो, 2 चीजों पर डिपेंड करता है कि लैंड कैसे यूज होता है इंडिया में। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या होता है? सुनो, टोपोग्राफी कैसा है, ऊपर लैंड है, प्लेन्स है, माउंटेन है, क्या है, कैसा है टोपोग्राफी। उसके बाद से क्लाइमेट वहां पे कैसा है, क्या है क्लाइमेट वहां का, गर्मी है, ठंडा है कि बारिश ज्यादा होता है कि क्या रहता है क्लाइमेट। सॉइल टाइप कैसा है वहां पे, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, कैसा टाइप, समझ में आ रहा है? ह्यूमन फैक्टर भी डिपेंड करता है। ह्यूमन फैक्टर क्या है? जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, इन सब चीजों पे ये सारे फैक्टर जो होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि जो है लैंड कैसे यूज होगा, कितना लोग लैंड मतलब वहां पे लैंड कैसे यूज होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया के पास वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है? उसमें से सिर्फ 93% जमीन हम लोग यूज करते हैं। कारण क्या है सर? तुम ध्यान से देखो, असम वगैरह की तरफ में चाइना जो है कुछ जमीन ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, और पाकिस्तान का भी कुछ, पाकिस्तान जो है वो भी कुछ जमीन जो है कश्मीर में ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। तो कहने का क्या मतलब है? कश्मीर में कुछ जमीन हमारा लेके रखा हुआ है पाकिस्तान, कश्मीर में कुछ जमीन लेकर रखा हुआ है हमारा पाकिस्तान, और कुछ जमीन चाइना भी लेकर रखा हुआ है असम वगैरह के साइड में। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कुछ जमीन 7% जमीन फंसा हुआ है और उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं हम सिर्फ 93% हमारा जो है वो जमीन हमारे पास है। उसमें से किसका कहां कहां यूज हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है, उस पर बात करते हैं। सुनो, सबसे पहले क्या है कि अभी क्या हो रहा है, पास्चर लैंड डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पास्चर लैंड डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है किसके लिए? जो भी लोग खेती करवाते हैं, खेती करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत है पास्चर लैंड जो खत्म हुआ है। कारण क्या है? अपने वो कैटल्स को कहां खिलाएंगे, किधर पालेंगे, समझ में आ रहा है? तो इसके वजह से वो क्या करते हैं, इधर उधर ले जाके खिलाने चले जाते हैं। अब इसका कारण होता है ओवरग्रेजिंग। क्या हो जाता है? ओवरग्रेजिंग। इसके कारण क्या हो जाता है? ओवरग्रेजिंग। जब इधर उधर वो ले जाके अपने कैटल्स को चराएंगे तो ग्रेजिंग ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पास्चर लैंड तो है नहीं, तो ओवरग्रेजिंग हो जाता है। बात समझ में आया? नेट सोन एरिया तुमको हम बता दिए थे। यहाँ पे अगर इंडिया में देखोगे, इंडिया में कई सारे ऐसे जमीन हैं जो इस पे खेती नहीं होता है, या फिर एक सीजन में बोके उसको छोड़ दे रहे हैं, मतलब साल भर खेत छूटा हुआ है,
एक बार बो दिए, फिर साल भर छूटा हुआ है फिर एक बार बो दिए, ऐसा करते हैं लोग, समझ में आ रहा है। उसके बाद से कई जमीन ऐसे होते हैं जहाँ पे खेती करना ही नहीं चाहिए, वहां पे भी लोग खेती करते हैं। दिक्कत क्या है कि अगर तुम बैरन लैंड या ऐसे जमीन जहाँ पे कम उपजाऊ, जो कम उपजाऊ है, कम फर्टाइल है, वहां पे खेती करते हो तो ज्यादा तुमको फर्टिलाइजर वगैरह यूज करना पड़ जाता है। बात समझ में आ रहा है। ऐसे इंडिया में नेट सोन एरिया में जब जोड़ा जाता है तो कुछ लोग एक बार खेती किए तो उनको भी ऐड करना पड़ेगा ना। तो नेट सोन एरिया अगर तुम देखोगे इंडिया में तो सिर्फ 44% के आसपास का है। कितना है? 54% के आसपास का है। ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कारण दिखाते हैं तुमको। पंजाब हरियाणा में ज्यादा खेती होता है तो वहीं पे देखो 80% वहां पे खेती हो रहा है। मतलब क्या? असली में 54% एवरेज है पूरे देश का, और उसका पंजाब हरियाणा में कितना आ रहा है? 80% नेट सोन एरिया है, मतलब बहुत बढ़िया खेती हो रहा है वहां पे। वहीं पे कई ऐसे स्टेट है जहां पे 10% भी खेती नहीं होता है। देखोगे जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, यहाँ पे सिर्फ 10% भी खोजोगे कि खेती हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। तो कई ऐसे जगह है जहां पे 10% भी खेती नहीं हो रहा है, और कई ऐसे जगह जहां पे 80% हो रहा है, और उसका उसी का एवरेज निकालोगे तो लगभग तुम्हारे को 54% मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया के बारे में। इंडिया के मतलब देखो एक पॉलिसी बनाया गया था, एक पॉलिसी में बनाया गया था। पॉलिसी कब बनाया गया था? 1952 में एक पॉलिसी बनाया जाता है। इस पॉलिसी में बोला जाता है कि सिर्फ 33% आपके देश का जमीन जो होना चाहिए वो होना चाहिए जंगल। क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। आपके देश का 33% जमीन क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। तभी आपका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहेगा। बात समझ में आ रहा है। इकोलॉजिकल बैलेंस तभी आपका बना रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? अच्छा, इस पे बहुत लोगों का लाइवलीहुड भी डिपेंड करते हैं। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हैं जो जंगल पे ही जीते हैं, उनका जीवन जंगल से ही चलता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन हमारे पास 33% नहीं है, थोड़ा कम है। बात समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं वेस्टलैंड या नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। तो बहुत सारे हमारे पास जमीन है जो वेस्टलैंड है। वेस्टलैंड मतलब बहुत सारा पथरीला जमीन है, एरिड सॉइल हो गया या डेजर्ट वगैरह हो गया, वहां पे खेती थोड़ी ना हो पाएगा। समझ में आ रहा है? बंजर भूमि में। उसके बाद से नॉन एग्रीकल्चर यूज में कई ऐसे जमीन है जहां पे सेटलमेंट्स हो रहे हैं, या रोड है, या रेलवे है, इंडस्ट्री है, वो जमीन भी हमारे लिए नॉन एग्रीकल्चरल यूज में आ रहा है, मतलब उसको वेस्टलैंड बोल सकते हैं। बात समझ में आया? लैंड डिग्रेडेशन पढ़ते हैं। लैंड डिग्रेडेशन कब होता है? अगर क्या करते हैं आप कि लंबे समय तक कंजर्वेशन लैंड का करते ही नहीं है तो लैंड डिग्रेड हो जाता है। एक ही जगह पे बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज करोगे और उसको बचाने के लिए कुछ नहीं करोगे तो हो सकता है लैंड क्या हो जाए? डिग्रेड हो जाए। डिग्रेड का मतलब तुम समझ रहे हो, उसका ग्रेड डिग्रेड हो गया, मतलब वो उस लेवल का नहीं रहा जिस लेवल पे था वो, मतलब बेकार हो गया, उसका लेवल बेकार हो गया, वो उसका क्वालिटी बेकार हो गया, उसका क्वालिटी बेकार हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे है तुम्हारा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है? सुनो, लैंड डिग्रेडेशन अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। पहला, मान लो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? कि पेड़ कटना शुरू हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है। दूसरा, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का क्या मतलब है? कि बहुत ज्यादा भेड़ बकरी चरवा रहे हैं, तभी भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। तीसरा, माइनिंग। अगर माइनिंग हो रहा है तो भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, और क्वायरिंग वगैरह होता है ना, तो उसके वजह से भी लैंड डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। बात समझ रहे हो? सबसे पहले माइनिंग के बारे में बात करते हैं। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग साइट पे तुम कई बार देखोगे तो बड़े बड़े गड्ढे खोने जाते हैं। इतना बड़ा गड्ढा कि तुम अगर अंदर गिर गए तो निकल नहीं पाओगे कभी भी। बात समझ में आ रहा है? तो गड्ढे खोने जाते हैं, और जब माइनिंग खत्म हो जाता है तो गड्ढा छोड़ दिया जाता है वैसे का वैसा। अब ये क्या है? लैंड डिग्रेडेशन ही तो है। बात समझ रहे हो? तो जैसे कि झारखंड वगैरह में एग्जांपल तुमको दिखाते हैं। एग्जांपल तुम देखोगे लैंड डिग्रेडेशन मतलब माइनिंग की वजह से कौन कौन जगह है जहां पे लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, तो देखोगे कौन सा है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये सब जगह पे लैंड डिग्रेडेशन माइनिंग की वजह से हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ओवरग्रेजिंग का बात करते हैं। ओवरग्रेजिंग जो है अब धीरे धीरे हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है। कारण बताते हैं। हमारे कैटल्स को चराने का कोई जगह नहीं है, तो कैटल्स कहाँ चराए जाते हैं? कहीं लैंड जो बाकी बच गया है जंगल वगैरह वहीं पे चरा जाते हैं। अब इसके वजह से क्या हो जाता है? ग्रेजिंग ज्यादा होगा, ओवर ग्रेजिंग ज्यादा होगा। तो ग्रेजिंग ज्यादा हुआ तो ओवर ग्रेजिंग बोल देंगे उसको। ओवर ग्रेजिंग जो है इसके वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन भी होता है। घास तो हट गया, घास हटने की वजह से जो घास का रूट था वो मिट्टी को बांध के रखा हुआ था। अब जब पानी बहेगा तो वहां पे रूट है नहीं, तो मिट्टी बह जाएगा, तो सॉइल इरोजन का भी कारण बनता है। सॉइल देखो ओवर ग्रेजिंग कहाँ कहाँ होता है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है ना एग्जाम में, तुम मतलब पागल हो जाओगे। इसलिए ध्यान से सुनना। ओवरग्रेजिंग स्टेट याद रखोगे। ओवरग्रेजिंग कहाँ होता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। बात समझ में आ रहा है?
अब बात करते हैं ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन भी कई बार आपके खेत को खराब कर सकता है या लैंड को डिग्रेड कर सकता है। कब कहां कहां होता है सर? जहां पे ज्यादा खेती होता है। तो क्या हो गया, सैलिनिटी ऑफ सॉइल हो गया या अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल हो गया, ये सब भी अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे ज्यादा खेती होता है ना, ये लोग ज्यादा पानी देते हैं खेतों में, ठीक है। और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, इन सब जगहों पे क्या होता है, ओवर इरिगेशन की वजह से खेत खराब होता है या लैंड डिग्रेड होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में है कि मान लो लाइमस्टोन वगैरह तोड़ रहे हैं। लाइमस्टोन क्या होता है, सुनो, एक स्टोन होता है जिससे सीमेंट बनता है। तो लाइमस्टोन क्या है, ये तोड़ा जाएगा तो इससे डस्ट उड़ते हैं, तो ये जो डस्ट होंगे मिट्टी पे बैठ जाएंगे या और भी कारण होते हैं, जैसे कि मिनरल प्रोसेसिंग जब होता है तब, तो ये क्या कर देता है, एक लेयर बना देगा मिट्टी पे, क्या कर देगा, एक लेयर, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी अब इनफिल्ट्रेट नहीं होगा। तो पानी फिल्ट्रेट होता है, इनफिल्ट्रेट होता है, तब पानी जो होता है रिश्ते रिश्ते जमीन से कहां जाता है, ग्राउंड वाटर बनाता है। तो अब ग्राउंड वाटर में कमी आने लगेगा इसके वजह से, समझ रहे हो, लैंड भी डिग्रेड होता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का बात करते हैं, कई बार तुम देखोगे तो वाटर पॉल्यूशन वगैरह भी फैलता है, लैंड पॉल्यूशन वगैरह भी फैलता है, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट का जो है इंडस्ट्रीज इफ्लुएंट्स वगैरह बहा देता है। समझ में आया? अब क्या है कंजर्वेशन, क्या हो सकता है इसका, सुनो, तुम पढ़ लिए प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन क्या है ये देखते हैं। सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले देखो, उधर डिफॉरेस्टेशन होता था तो लैंड डिग्रेडेशन होता था, एफॉरेस्टेशन करेंगे तो लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? एफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है, जंगल लगाना, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं ग्रेजिंग वगैरह का, तो हो सकता है कि सब चीज ठीक हो जाए, ठीक है। उसके बाद से ये क्वेश्चन आने का चांस रहता है बाबू, ये सब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। शेल्टर बेल्ट का बात करते हैं, तो शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं क्या, शेल्टर बेल्ट जैसे कि क्या कर सकते हैं, प्लांट लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तेज हवाएं नहीं बहेंगी। मान लो तेज हवा आ रहा है तो पेड़ और उसको धीरे कर देगा हवा को, तो हवा का वेलोसिटी कम, तो सॉइल इरोजन वगैरह रुक जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें हैं, ओवरग्रेजिंग वगैरह कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद से सैंड ड्यून्स वगैरह हैं, उस पे थॉर्नी बुशेस वगैरह लगा सकते हो ताकि वो उड़े नहीं, है ना, तो उस पर प्लांट वगैरह लगा सकते हो। थॉर्नी बुशेस वगैरह डेजर्ट वगैरह में अच्छे उग जाती हैं, इसीलिए थॉर्नी बुशेस बोल रहे हैं। ड्यून मतलब क्या होता है, सैंड का जो ऊंचा ऊंचा टीला होता है उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से वेस्टलैंड मैनेजमेंट करना चाहिए, उसके बाद से कंट्रोल करना चाहिए माइनिंग एक्टिविटीज वगैरह पे। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद से जो भी इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस वगैरह है, इसके वजह से भी प्रॉब्लम होता था, तो उसको प्रॉपर डिस्चार्ज करने का तरीका होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और लास्ट में तुमको याद रहना चाहिए कि जो भी पॉल्यूशन फैल रहा है, जो भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको भी कम करने का तरीका खोजना चाहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो लैंड डिग्रेडेशन है वो कंजर्व होना शुरू हो जाएगा, लैंड कंजर्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कंजर्व मतलब बचना शुरू हो जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, खराब नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े, आगे ध्यान से देखो। अब आ जाता है क्या, सॉइल एज ए रिसोर्सेस। सॉइल देखो, आधा तो चैप्टर खत्म है लगभग। सॉइल क्या है, सॉइल एज ए रिसोर्सेस मतलब क्या है, सॉइल जो होता है सबसे जरूरी चीज है और ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, तुमको भी पता है ना, लेकिन बनने में इसको करोड़ों साल लगते हैं, है ना। क्या लगता है इसको बनने में, करोड़ों साल लग जाता है इसको बनने में। सिर्फ 1 सेंटीमीटर भी बनाओगे, सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर बनने में भी इसको करोड़ों साल लग जाता है। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ कुछ सेंटीमीटर बनाने में इसको कई करोड़ों साल लग जाते हैं। बात समझ में आया? तो हालांकि ये रिसोर्स बढ़िया है, हमारे लिए जरूरी चीज है ना, तो बनाने में समय लगता है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को इन्फ्लुएंस करते हैं? कौन से, ध्यान से सुनना, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले रिलीफ, जगह कैसा है। दूसरा पेरेंट रॉक, किस पेरेंट रॉक से बन रहा है। क्लाइमेट वहां का, वेजिटेशन, लाइफ फॉर्म, और टाइम वगैरह भी लगता है, ठीक है। उसके बाद से समय बीतता जाता है, तभी होता है, बहुत समय लगता है इस सब काम में। सुनो, फोर्स ऑफ नेचर, कौन कौन से नेचर के चीजें हैं जो कि मिट्टी बनाने में हेल्प करवाता है। तो टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर में चेंज होता रहता है, रनिंग वाटर करवा सकता है, विंड, ग्लेशियर और डिकम्पोजर्स, ये सब मिलकर मिट्टी को क्या कर, मतलब पत्थर वगैरह को डिकम्पोज करेंगे तो वेदरिंग कहा जाता है उसको। जैसे पत्थर है उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, पानी बहता जाएगा, तो ये सब चीजें जो है, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, पानी बहता जाएगा, या डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करने लगेंगे, पेड़ पौधे वहां पे उगने लगेंगे, वो टूटने लगेगा धीरे धीरे। तो पत्थर जब टूटने लगेगा तो धीरे धीरे छोटा साइज आएगा, फिर मिट्टी बनने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मिट्टी बनने में साल लगते हैं। फिर कुछ केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। सर सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है? तो सॉइल जो होता है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? इंडिया में जो भी सॉइल्स पाए जाते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम लोग अब करना शुरू करेंगे।
तुमको पता है 6 टाइप के सॉइल कुछ पाए जाते हैं या 5 टाइप के, है ना, देख लेते हैं अभी। सबसे पहला क्या है? एलुवियल सॉइल। सबसे पहला क्या है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है? इसमें सबसे पहले तुम ऐसे समझोगे कि एलुवियल सॉइल है जो ये इंडिया में लगभग हर जगह फैला हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल जो है वो एलुवियल सॉइल है। सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल भी कौन है? एलुवियल सॉइल है। कहां पाया जाता है सर? नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जहां पे ज्यादा नदी होगा, बड़ा बड़ा नदी जो होता है, जैसे गंगा वगैरह हो गए, तो कहां पाया जाएगा? जैसे नदी हो गया, इंडस नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, इन सब के बेसिन्स वगैरह पे पाए जाते हैं। इन सब के किनारे आसपास में कौन मिलेगा? एलुवियल सॉइल मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, कहां से कहां तक एक्सटेंड है? राजस्थान से लेकर गुजरात तक, और उसके बाद से नैरो कॉरिडोर से ये जाता है। राजस्थान से लेकर गुजरात तक हर जगह तुमको मिल जाएगा एलुवियल सॉइल। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा सॉइल मिलता है? एलुवियल सॉइल। बात समझ में आ रहा है? कहां कहां मिलता है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन में मिलता था, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी मिलता है। जनरली कहां पे मिलता है? सुनो, जो डेल्टा बनते हैं किसके किसके? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के जो डेल्टास होते हैं उस पे भी तुमको क्या मिल जाएगा? एलुवियल सॉइल मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सुनो, कंपोजिशन का बात करते हैं। क्या क्या होता है सर इसमें? कंपोजिशन ध्यान रखिएगा, सुनिए। इसमें अलग अलग कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो, सॉरी सैंड हो सकता है, सिल्ट्स हो सकते हैं। सिल्ट्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, वो क्लेज हो सकते हैं। समझ में आया, है ना? उसके बाद से ये जो मिट्टी है, इसके ऊपर वाले मतलब रिवर के ऊपर जाओगे तो तुमको कोर्स सॉइल मिलेगा। कोर्स मतलब थोड़ा मोटा मिलेगा, है ना? और वही नदी के पास जाओगे तो तुमको छोटा मतलब पतला छोटा सॉइल मिलेगा, है ना? समझ में आया? जैसे डुआर, देखो पेडमोंट, जैसे पेडमोंट प्लेन्स जो होते हैं वहां पे, जैसे कि डुआर हो गया, चौस हो गया, तेराई हो गया, इन सब जगहों पे जाओगे तो छोटे छोटे मिलेगा। मतलब जो होता है कोर्स सॉइल होता है वो टूटा हुआ होता है, तो नदी के पास छोटा मिलेगा और नदी से दूर बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल्स मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लासिफिकेशन का बात करते हैं, सुनो। जो ओल्ड सॉइल होता है उसको क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर। बांगर जो होता है उसमें कंकर नोड्यूल्स ज्यादा होते हैं, मतलब कंकर सबसे ज्यादा किसमें होगा? बांगर्स में होता है। और ज्यादा फाइन पार्टिकल्स इसके पास होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, है ना? और ये फर्टाइल कम होता है। कैसा होता है? फर्टाइल कम होता है। वहीं पे न्यू एलुवियल सॉइल कैसा होता है सर? तो न्यू एलुवियल सॉइल जो होता है उसमें कंकर वगैरह कम होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो फर्टाइल ज्यादा है, ज्यादा सूट करेगा किसके लिए? क्रॉप के ग्रोथ के लिए। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो दो टाइप का एलुवियल सॉइल होता है, एगो बांगर, एगो खादर। न्यू जो होता है उसको खादर बोलते हैं, पुराने वाले को बांगर बोलते हैं। बांगर में क्या होता है? कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो फर्टाइल नहीं होता है। और खादर जो होता है वो ज्यादा फर्टाइल होता है, उसमें जो होते हैं वो ज्यादा फर्टाइल मिलते हैं, वो ज्यादा फर्टाइल होते हैं और उस पर क्रॉप उगाना ज्यादा आसान होता है। बात समझ में आया? ठीक है। फर्टिलिटी का बात करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। क्या है? एलुवियल सॉइल हाईली फर्टाइल है। तो एलुवियल सॉइल कैसा है? हाईली फर्टाइल है। दूसरा बात, इसमें क्या क्या उगता है सर? क्या क्या उगता है इसमें? एक तो शुगर केन उगा सकते हैं, पैडी उगा सकते हैं। सुनो, हमारे यहाँ जो उगता है यूपी बिहार में सब उगता है उस पर, क्योंकि हम एलुवियल सॉइल में ही रह रहे हैं। समझ रहे हो? तो शुगर केन हो गया, पेडी हो गया, व्हीट हो गया, सीरियल्स हो गया और पल्सेस हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें इस पे उग सकती हैं। और क्या होता है सर इसमें? अच्छा, ये याद रखना, सुनो, ये एडिक्वेट अमाउंट रखता है किसका? पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। किन किन चीजों का? 3 चीजों का इसमें अमाउंट रहता है। किन किन चीजों का? पोटैश रहता है इसमें, पोटैश पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, लाइम पाया जाता है। पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम इसमें पाया जाता है। उसके अलावा ये जो होता है ज्यादातर यहाँ पे तुम देखोगे तो ये इसके आसपास के जो एरिया देखोगे सबसे ज्यादा वहां कल्टीवेशन होता है, सबसे ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। कारण क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी? देखो, एक तो फर्टाइल सॉइल है, ज्यादा उगेगा तो लोग को ज्यादा खाना मिलेगा, तो सारे लोग कहाँ रहना चाहेंगे? इसी के आसपास रहना चाहेंगे ताकि खेती कर सकेंगे। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए जहां भी रहेगा वहां पर डेंसली पॉपुलेशन तुमको मिलेगा। बात समझ में आया? दूसरा, ये जो सॉइल है ये जो है ड्राईयर एरिया में, मतलब कि सूखे एरिया में क्या हो जाता है? एल्कलाइन हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह करोगे, छोटा मोटा ट्रीटमेंट, तो वो भी ठीक हो जाता है। फिर वहां पे भी खेती किया जा सकता है। कभी कभी मान लो अल्कलाइन हो गया तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट बाद से फिर से ठीक हो जाता है, फिर खेती कर सकते हो। तो मतलब बेहतरीन सॉइल है खेती करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद से क्या आ जाता है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक सुनो। ब्लैक सॉइल कलर में कैसा होता है? ब्लैक होता है। ठीक है, कलर ही काला है, इसीलिए उसका नाम क्या है? ब्लैक सॉइल है। क्या इसको और क्या बोला जा सकता है सर? रेगुर सॉइल भी इसी का नाम है, याद रखोगे। दूसरा नाम क्या है? रेगुर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल। तीनों नाम याद रखेंगे। क्या क्या है? ब्लैक सॉइल का नाम क्या है?
रेगुर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल और ब्लैक सॉइल तो उसका अपना नाम था ही था। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है, बेसाल्ट उसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे पाया जाता है। इसका जो है रॉक से बनता है, बात समझ में आया? रॉक मटेरियल जो टूटते हैं उससे ये बनता है। ठीक, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो में पाया जाता है और महाराष्ट्र में मिलता है, सौराष्ट्र में मिलता है, मालवा में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है और इसी तरीके से होते होते कहां चला जाता है? कृष्णा और कावेरी के वैलीज वगैरह में भी चले जाता है, मतलब साउथ वेस्ट तक चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इन सारे रीजन में मिलता है। कंपोजिशन क्या है सर इसका? तो सुनो, ये बना होता है फाइन क्ले मटेरियल से, एकदम छोटा छोटा, उसमें फाइन छोटा छोटा क्ले के मटेरियल्स होंगे। अब कारण, अब ध्यान से सुनना, अगर क्ले के मटेरियल ज्यादा है तो क्या होगा? अगर बारिश होगा तो क्या होगा? कीचड़ जैसा हो जाएगा, तो फिर उस पर खेती करना मुश्किल हो जाएगा, जोत नहीं पाओगे ना। अगर ज्यादा उस पे ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, अगर मिट्टी ज्यादा क्ले वाला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसको जोतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कीचड़ में पैर धंसने लगेगा ना, चिपचिपा हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए चिपचिपा हो जाता है। तो बारिश से पहले ही इसको जोत के जो बोना है बोलो। ठीक है, सबसे आसान इस पे है बोना कॉटन। कॉटन अच्छा उगता है इस पे, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसीलिए तो इसका नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन अच्छा होता है, समझ रहे हो? तो ये बना होता है छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से, क्ले मटेरियल से। समझ में आ रहा है? क्या इसमें ज्यादा पाया जाता है? उसमें याद किए थे, उसी तरीके से इसमें याद करो। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश और लाइम इसमें ज्यादा मिलता है। जनरली इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट कम होता है। फॉस्फोरिक कंटेंट किसमें ज्यादा था? एलुवियल सॉइल में। किसमें ज्यादा था? एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरिक कंटेंट ज्यादा था, इसमें कम है। बात समझ में आ रहा है? एग्रीकल्चरल यूज देखते हैं। एग्रीकल्चरल यूज का क्या मतलब है कि एग्रीकल्चर कौन कौन सा, इस पे एग्रीकल्चर मतलब कौन कौन सा खेती किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? सुनो, कॉटन तुमको मालूम है, कॉटन तो उगा ही सकते हैं। दूसरा और क्या उगा सकते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल, इसीलिए तो इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉटन होता है। ब्लैक कॉटन क्यों बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कॉटन अच्छा होता है, मॉइस्चर इसमें बहुत बेहतरीन रिटेन कर सकता है, इसीलिए इसको ड्राई सीजन में ही इस पे खेती किया जा सकता है। अगर गलती से बारिश हो गया तो इतना चिपचिपा हो जाएगा कि खेत तुम जोत ही नहीं पाओगे, मतलब कि प्लॉज नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है सर? फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि अगर गर्मी पड़ेगा तो सूख जाता है, इतना सूखता है कि क्रैक पड़ जाता है। अच्छा, उसके बाद से क्या होता है? स्टिकी हो जाता है। अगर बारिश हो गया तो कैसा होगा? स्टिकी हो जाएगा, तो उस पर काम करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बारिश से पहले ही उस पर काम कर लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। रेड एंड येलो सॉइल का बात करते हैं। रेड एंड येलो सॉइल क्या है? सुनो ध्यान से। फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल का। तो रेड एंड येलो सॉइल जो होता है ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनता है। किससे बनता है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से। अब ऐसे जगह पर रेड एंड येलो सॉइल पाया जाएगा जहां पे रेनफॉल क्या होगा? लो होगा, मतलब कम रेनफॉल होता है ऐसे जगहों पे। समझ में आ रहा है? ये कहां पाया जाता है? ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो में पाया जाता है, मतलब डेक्कन प्लेटो के ईस्टर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट में ये पाया जाता है। कहां कहां सर? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद से गंगा प्लेन में मिल जाएगा तुमको, पेडमोंट जोन में वगैरह में भी, मतलब वेस्टर्न घाट के पेडमोंट जोन में भी मिल जाता है। समझ में आया? आगे देखो, आगे क्या है? कलरेशन। कलरेशन का क्या मतलब है कि कैसा कलर होता है? तो एक कलर होता है इसका रेड। कैसा कलर होता है? रेड कलर का होता है। कारण क्या होता है रेड कलर का? क्योंकि इसमें आयरन डिफ्यूज होता है, जो क्रिस्टलाइन, देखो सुनो सुनो सुनो, जो मेटामॉर्फिक रॉक से ये बन रहा है उसमें आयरन डिफ्यूज हो जाता है। तो अगर आयरन डिफ्यूज रहेगा तो कैसा दिखेगा? आयरन डिफ्यूज रहेगा तो कैसा दिखेगा? रेड कलर का दिखेगा। लेकिन रेड कलर जब आयरन जो है, आयरन भींगता है तो किस कलर का दिखने लगता है? येलोइश टाइप का दिखने लगता है। इसीलिए जब ये भींगता है तो कैसा दिखता है? हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो कलर का दिखता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर? सर इस पे उगा सकते हैं ग्राउंडनट, मूंगफली, उसके बाद से पोटैटो, पल्स और टोबैको। ठीक है, ये सब उगा सकते हैं इस पे। उसके बाद से फर्टिलिटी इसका ठीक ठाक होता है, बढ़िया होता है। इसको इरिगेशन का जरूरत पड़ता है। कारण क्या है? ये होता ही ऐसे जगह पे है जहां रेनफॉल कम है, और रेनफॉल कम है तो इसको रेनफॉल का जरूरत, मतलब पानी का जरूरत है, तो इरिगेशन ज्यादा करना पड़ता है। ऐसे खेतों में ज्यादा इरिगेशन करना पड़ता है। बात समझ में आया? अब आ जाता है लेटरिट सॉइल। लेटरिट सॉइल क्या है? ध्यान से सुनिएगा। लेटरिट सॉइल का मतलब होता है, लेटरिट ड्राइव किया गया है लेटर से। लेटर क्या है? लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है ब्रिक। बात समझ में आया? ठीक है, ये जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बनता है। ऐसा मिट्टी कहां बनता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये बनता है। ज्यादातर उधर तुम देखोगे तो सीजन जो होता है अल्टरनेटली वेट और ड्राई चलता रहता है।
बात समझ में आया? कहाँ पाया जाता है सर? साउथर्न स्टेट में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और सेमी एरिड एनवायरनमेंट में पाया जाता है। कहाँ कहाँ सर? महाराष्ट्र में पाया जा सकता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब सेवन सिस्टर वाला जो है जगह, उधर पाया जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें लीचिंग होता है। लीचिंग समझ रहे हो? जो भी इसमें मिनरल्स रहेगा वो पानी के साथ बह के नीचे चला जाता है। बात समझ, इसको लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इंटेंस लीचिंग तुमको देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है? ये एसिडिक भी होता है, समझ में आ रहा है? एसिडिक होता है, पीएच इसका 6 से भी 6 के आसपास मतलब होता है, समझ में आया? और ये प्लांट न्यूट्रिएंट इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ह्यूमस इसमें हमेशा पुअर होता है। ह्यूमस मतलब जो मिनरल्स हैं वो कम पाए जाते हैं। अब मिनरल्स कम है इसमें, समझ रहे हो? तो तुमको बढ़िया से पता है कि इरोजन वगैरह बढ़िया होगा, कारण इसमें पेड़ पौधे उग नहीं पाएंगे। पेड़ पौधे उग नहीं पाएंगे तो क्या होता है? इसका इरोजन और डिग्रेडेशन आसानी से हो जाता है। ये जनरली हिली एरिया जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में पाया जाता है। बात समझ में आया? और इसको कंजर्वेशन का टेक्निक ये लोग बढ़िया से जानते हैं, इसीलिए वही लोग खेती कर पाते हैं। हम लोग खेती कर भी नहीं पाते। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये खेती करने लायक है ही नहीं, तो वही लोग खेती कर पाते हैं। खेती किस चीज का होता है सर? इस पे चाय उगाते हैं, तुमको मालूम है ना? चाय पत्ती उगाते हैं। ठीक है, कॉफी भी उगा लेते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, रेड लेटरिट सॉइल जो है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में जो है सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। किसके लिए? काजू उगाने के लिए। सोच रहे हो ये लोग इतना खराब मिट्टी में काजू उगा लेता है, तो काजू उगाने के लिए, चाय पत्ती उगाने के लिए और कॉफी उगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यूज एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। यूज और सस्टेनेबिलिटी का जब बात करोगे तो इसमें सबसे ज्यादा ये सॉइल इरोजन करवाने का कारण बनता है। कारण इस पे उगेगा नहीं कुछ भी, तो सॉइल इरोजन इसमें सबसे ज्यादा हो सकता है। उसके बाद से और क्या होता है? सुटेबल होता है टी, कॉफी और काजू उगाने के लिए। बात समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब आ जाता है तुम्हारा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो होता है उसके कलर और टेक्सचर का अगर तुम बात करते हो तो इसका कलर या टेक्सचर रेड से ब्राउन तक वेरी करता है। कहां से कहां तक? रेड से ब्राउन तक वेरी करता है। और जनरली तुम देखोगे तो सेलाइन नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? सैंडी टेक्सचर होता है, सेलाइन नेचर होता है इसका। बात समझ में आया? इसमें सॉल्ट कंटेंट हाई होता है और कॉमन सॉल्ट यहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इतना ज्यादा इसमें सॉल्ट होता है कि तुम कॉमन सॉल्ट तक यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, ड्राई और हाई टेम्परेचर मतलब ऐसा जगह पे कहां पे होगा? एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो होता है ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब पूरा सूखा जमीन है ना, और क्लाइमेट पूरा ड्राई है और हाई टेम्परेचर है, वहां पे तुमको ये सब मिलता है। समझ में आया? अब हाई टेम्परेचर है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पे पानी अगर गिरा भी तो रैपिडली इवापोरेट हो जाएगा, तुरंत उड़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा बात, अगर होराइजन में नीचे जाओगे, जैसे मिट्टी है, ऐसा है मिट्टी, ऐसा लेयर है मिट्टी का, तो जितना तुम नीचे जाओगे, नीचे की तरफ जब जाओगे तो तुमको कंकर्स वगैरह ज्यादा मिलेंगे। नीचे जितना जाओगे वो क्या होगा? कंकर्स ज्यादा मिलेंगे। अगर कंकड़ ज्यादा नीचे मिल रहा है इसका मतलब पानी जब ऊपर से नीचे जाएगा तो कंकड़ जाने नहीं देंगे। तो ये इनफिल्ट्रेशन को क्या कर देता है? रेस्ट्रिक्ट कर देता है। क्या कर देता है? इनफिल्ट्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। लास्ट यूज क्या है सर इसका? इतना खराब मिट्टी का यूज क्या होगा? इतना खराब मिट्टी मतलब ये फर्टाइल ही नहीं है ना एकदम। ठीक है, तो देखते हैं यूज तभी किया जा सकता है जब इसमें प्रॉपर इरिगेशन हो। प्रॉपर इरिगेशन का क्या मतलब है? अगर प्रॉपरली इसमें पानी दे तभी इसका यूज किया जा सकता है। कहां मिलता है सर? राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में ये मिलता है। बात समझ में आया? इतना खराब मिट्टी तो मतलब राजस्थान में ही मिलेगा, सूखा एरिया तो वही है। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब सुनो, फॉरेस्ट सॉइल लास्ट है। ये तुम्हारा लास्ट सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल कहां पाया जाता है? ये पाया जाएगा हिली रीजन में या माउंटेनियस एरिया में। बात समझ में आ रहा है? जहां पे रेन फॉरेस्ट होता है, जनरली रेन फॉरेस्ट के आसपास ये मिलता है। कैसा होता है? लोमी होता है सर, है ना? लोमी होता है, सिल्टी होता है और वेली साइड में मिलता है। कोर्स ग्रेन होते हैं, बड़े बड़े इसके दाने होते हैं और अपर स्लोप पे भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद से ये स्नो कवर कर लेता है। अगर हिमालय को, तो हिमालय का जो टॉप होता है स्नो ऊपर कवर कर लेता है, नीचे यही मिट्टी रहता है। सोइल जो होता है डिन्यूडेशन होता है, उसके इसका सोइल का डिन्यूडेशन हो सकता है और एसिडिक होता है। और क्या होता है? इसमें लो ह्यूमस कंटेंट होता है, ह्यूमस इसमें कम होता है। बात समझ में आ रहा है? वैली के लोअर साइड में मिलता है। इसमें इस सॉइल जो है इस पे रिवर के ट्रेस वगैरह हो सकता है, एलुवियल फैंक्स वगैरह भी आ सकते हैं। कारण क्या है? जब रिवर आएगा तो उसके साथ एलुवियल मिट्टी भी आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब पढ़ते हैं लास्ट और खत्म हो जाएगा सॉइल इरोजन। सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो ध्यान से सुन लोगे खत्म हो जाएगा। होता क्या है? डिन्यूडेशन ऑफ सॉइल इज फॉलोड बाय वॉशिंग डाउन। सुनो, डिन्यूडेशन मतलब क्या होता है? मिट्टी का कट जाना, मिट्टी के कटाव को बोलते हैं डिन्यूडेशन। अब डिन्यूडेशन किस लिए कैसे होता है? तो सुनो, डिन्यूडेशन ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। सुनो, सबसे पहला
अगर सॉइल का फॉर्मेशन और सॉइल का इरोजन बराबर रहेगा तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, सॉइल इरोजन ज्यादा हो गया और सॉइल का फॉर्मेशन धीरे हो रहा है। देखो सॉइल तो बनता करोड़ों साल में, अब इरोजन क्या है, तुरंत हो रहा है, हवा बहा उड़ गया, पानी बहा उड़ गया, बात समझ रहे हो। तो सॉइल इरोजन फास्ट होता है, सॉइल इरोजन फास्ट होता है, सॉइल फॉर्मेशन धीरे धीरे होता है। ह्यूमन एक्टिविटी का बात करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी में ध्यान रखना, डिफॉरेस्टेशन जो होता है ये क्या करता है, उड़ा देता है। डिफॉरेस्टेशन कर दोगे तो पेड़ कट गया, पेड़ कट गया तो क्या होगा, मिट्टी उड़ जाएगा। ओवरग्रेजिंग, अगर ज्यादा जानवर चराओगे तो क्या फिर क्या होगा, पेड़ पौधे हट जाएंगे, पेड़ पौधे हट जाएंगे तो फिर से डीन्यूट्रिशन हो जाएगा, बात समझ रहे हो। उसके बाद से कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से भी होता है, माइनिंग वगैरह की वजह से भी होता है। कुछ नेचुरल फोर्सेस है, जैसे कि हवा तेज बहेगा तो मिट्टी उड़ेगा, ग्लेशियर वगैरह से पानी पिघलेगा तभी भी उड़ेगा, और वाटर वगैरह बहेगा तभी भी उड़ता है। तो मिट्टी उड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ इरोजन, इरोजन के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, ध्यान से देखना। गली इरोजन पूछा जाता है। रनिंग वाटर जो होता है कई बार डीप चैनल बना देता है, उसको गलीज बोल देते हैं, वही गली इरोजन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी जो बेड लैंड होते हैं, जैसे चंबल बेसिन वगैरह है जिसपे स्लोप ज्यादा है, तो जब पानी बहता है ना तो एक बड़ा बड़ा चैनल बना देता है, गड्ढा बना देता है। वो जो गड्ढा है उसको बोलते हैं गलीज। क्या बोलते हैं, गली 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 में नहीं, गली बोलते हैं। तो गली जो है वो क्या बनता, कैसे बनता है, जब तेज पानी बहता है तो गली बना देता है। गली मतलब गली इरोजन करवा देता है, बात समझ में आया। सीट इरोजन क्या होता है, सीट इरोजन में मिट्टी का एक लेयर ही उड़ा दिया, उसको बोलते हैं सीट इरोजन। तो टॉप सॉइल जो होता है वो वास्ट अवे हो जाता है अगर पानी तेज बहा तो कई बार, तो वो सीट इरोजन बोलता जाता है। विंड इरोजन क्या होता है, हवा तेज बहता है तो जो लूज मिट्टी होता है ऊपर वो उड़ के चला जाता है, इसको क्या बोल देंगे, विंड इरोजन। ठीक है, समझ में आया। देखो उसके बाद से कई बार फार्मर्स जो होते हैं उनको खेत जोतने नहीं आता है तो उल्टा पुल्टा खेत जोत देते हैं। तो कई बार उल्टा तरीके से खेत जोतोगे, जैसे कि टॉप से लेके आ रहे हैं खेत, जैसे स्लोप वाला खेत है, तो स्लोप वाला खेत है, टॉप से जोतते आओगे और नीचे आओगे तो क्या होगा, टॉप का सारा मिट्टी ढुलते ढुलते कहां चला आएगा, नीचे बॉटम पे, समझ में आ रहा है। तो तरीका से अगर खेत नहीं जोतते हैं, खेत को बराबर करते नहीं है तो क्या हो सकता है, तभी भी सॉइल इरोजन होता है। मिट्टी इधर का खसक के इधर आ जाता है, इधर का उधर थोड़ी चला जाएगा। तो टॉप से डाउन की तरफ नहीं करना चाहिए सॉइल, नहीं तो सॉइल इरोजन होता है। डाउन से टॉप की ओर खेती करना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से हो जाता है क्या, सॉइल कंजर्वेशन। ये जो सॉइल इरोजन है इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, सुनो। काउंटर प्लॉजिंग किया जा सकता है। काउंटर प्लॉजिंग का क्या मतलब है कि प्लॉजिंग जो होता है इसको एक लाइन में करना चाहिए। जो खेती होता है, जो खेत जोत रहे हैं उसको एक लाइन से जोतना चाहिए ताकि मिट्टी जो है जहां पे है वहीं पर है, बात समझ में आ रहा है। तो काउंटर प्लॉजिंग कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, टेरेस फार्मिंग क्या होता है, जो स्लोप वाला एरिया होता है ना वहां पे ये लोग ऐसा सीढ़ी नुमा करा, सीढ़ी जैसा बना के और उस पर खेती करते हैं, बात समझ में आ रहा है। इस पे खेती कर लिए, इस पे खेती कर लिए, इस पे, तो टेरेस फार्मिंग बोलते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग हो गया। उसके बाद से क्या हो गया, जैसे अब देखो कहाँ स्लोप होगा, पहाड़ वाला एरिया में, तो पहाड़ वाला एरिया में क्या करना चाहिए, टेरेस फार्मिंग करना चाहिए। उसके बाद से स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, बीच में खेत के बीच बीच में घास लगा दो, जिसके वजह से क्या होगा, हवा तेज चला या पानी वानी आया तो उसका स्पीड नहीं बढ़ पाएगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, ध्यान से देखो कि जब खेत बो रहे हो तो उसमें शेल्टर बेल्ट बना दो, मतलब पेड़ लगा दो बीच बीच में। पेड़ लगा देने से क्या हो जाता है, पेड़ का जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ कर रखता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। इस तरीके से जो है तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, मतलब हो गया है, खत्म है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।